तो अगर हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट की तो हमने सीख ली, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? मिलती जुलती है, उसी टाइप की है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो जो प्रॉफिट है वो अगर हम अभी हम लिख लें, मान लिया मेरा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल चलेगा, अभी 1 साल हुआ है, 1 साल में मुझे लग रहा है कि मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हो गया और वो पूरा का पूरा प्रॉफिट मैंने P&L में ट्रांसफर कर दिया। अब अगले साल लॉस हो गया तो मुझे कुछ रिजर्व बनाकर रखना चाहिए अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए, खर्चों के लिए, क्योंकि अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है। और अगर बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, से लेस देन 25%, तो हमें प्रॉफिट लिखना ही नहीं चाहिए अभी, क्योंकि सारा का सारा रिजर्व बना लो, क्योंकि अभी इतना कम प्रॉफिट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है कि हम उसे क्या ही प्रॉफिट लिखें। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा अलग अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से थोड़ा अलग होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, जितना परसेंटेज काम हो गया उतना प्रोपोर्शनली रिवेन्यू लिख लीजिए और कॉस्ट लिख लीजिए, और कितना कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम कॉस्ट अप टू डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लेकर हम करते हैं। A7 में हमने पढ़ा। यहाँ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो है नहीं, यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो अप्लाई हो नहीं रहे। यहाँ तो अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट और करेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा अलग सिस्टम। तो जो मैंने आपको बताया वो सबको लिखा है कि अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो हमें क्या करना है? तो हम ये भी नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी हम प्रॉफिट लिखें, ये भी नहीं कर सकते हैं, इतना लंबा हम वेट भी नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कर सकते हैं कि हम जो जो हर साल प्रॉफिट हो रहा है सारा का सारा P&L में डाल दें, क्योंकि आगे फ्यूचर में हमें लॉस भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, कुछ पार्ट प्रॉफिट का P&L में डालना है और कुछ हमें रिजर्व में रखना है फ्यूचर के। इसके लिए कुछ नाम होता है वर्क सर्टिफाइड एंड पेमेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, दोबारा से बता देता हूँ कि जितना काम कंप्लीट हुआ है उतना हमारा कॉन्ट्रैक्टी का आर्किटेक्ट या इंजीनियर सर्टिफाई करके देगा, इतना है। अब एक बात समझो, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगा रखी है 50 लाख और इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 90 लाख। अब जो कॉन्ट्रैक्टी है उसे नहीं पता ये 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, उसे पर 90 लाख पता है और उसकी कॉस्ट तो 90 लाख ही। तो उसका इंजीनियर या उसका आर्किटेक्ट जब सर्टिफाई करेगा ना, तो ऑन द बेसिस ऑन 90 लाख करेगा। तो वर्क सर्टिफाइड इज ऑन सेलिंग प्राइस। वर्क सर्टिफाइड किस पे होता है? सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर। तो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा, है ना, मान लेते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, मान लिया इसमें मैंने जैसे 37% कंप्लीट कर लिया का, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो यहाँ कॉस्ट लिखी होगी तो 37% की लिखी होगी, ये 37% काम हुआ है। अब जब वर्क सर्टिफाइड हुआ, मान लिया वर्क सर्टिफाइड हुआ 35%, तो यहाँ क्या आएगा? वर्क सर्टिफाइड जस्ट लाइक सेलिंग प्राइस की इतना काम हो गया, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिए, ये बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी, जितना काम हुआ उतना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिए। तो भाई वर्क सर्टिफाइड के नाम से आएगा कितना? ये क्या है? सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन एक समस्या है, डेबिट में कॉस्ट है 37% और क्रेडिट में कॉस्ट है 35%। तो 2% की कॉस्ट क्या है? उसे बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। क्या बोलते हैं? वर्क। वो 2% आएगा, लेकिन वो किस पर आएगा? क्योंकि वो बात मुझे पता है, बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर की 37 में से 35% सर्टिफाई हो गया, 2% सर्टिफाई नहीं हुआ, उसकी कॉस्ट क्या मुझे पता है, वो मैं अपनी अकाउंटिंग के लिए लिखूंगा। वरना डेबिट में अगर मैं 37% कॉस्ट लिख रहा हूँ, क्रेडिट में 35, तो प्रॉफिट कैसे आएगा? जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक, मैंने यहाँ पर लिख दूंगा। अब ध्यान से देखो, डेबिट में कॉस्ट है 37, क्रेडिट में कॉस्ट है 37। डेबिट में कोई प्रॉफिट नहीं है, क्रेडिट में है प्रॉफिट 35% पे, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट 35%, है ना। क्रेडिट में 35% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा है, तो वो डेबिट में डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने, ठीक है।
तो अब जो प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को कैरी डाउन और ब्रोट डाउन कर लूंगा मैं, फिर इसमें से कुछ प्रॉफिट पीएनएल में डालूंगा और कुछ प्रॉफिट रिजर्व में डालूंगा। तो इस प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा दो हिस्सों में, और इस प्रॉफिट को मैं नोशनल प्रॉफिट का नाम दे दूंगा, क्योंकि अभी अंदाजा ही लगा रहे हैं इतना प्रॉफिट हुआ है हमें। तो नोशनल प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक पीएनएल में ट्रांसफर होगा, एक रिजर्व में ट्रांसफर। तो यही बात सारी की सारी हमें बता रखी है। और दूसरा, हमें ये भी पता है कि ये जो 35% वर्क सर्टिफाइड हुआ है, इसमें से कुछ रिटेंशन करके बाकी पैसा हमें मिले। तो ज्यादातर क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड नहीं बताते, हमें ये बताते हैं कि उसमें 80% कैश मिल गया है, और वो है 4 लाख या 40 लाख। तो ये बोलेंगे 40 लाख रुपीज मिले हैं, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो हम वर्क सर्टिफाइड निकाल लेंगे, 40 लाख डिवाइड बाय 80%, तो वो 50 लाख रुपीज वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा हमारा। इसका मतलब 90 लाख में से 50 लाख का काम हो गया, मोर देन 50% काम हो गया। तो ऐसे हमें आगे बढ़ना है इन क्वेश्चंस में। अब वर्क सर्टिफाइड कहां लिखा है मैंने, देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहां लिखा है वर्क सर्टिफाइड, क्रेडिट में। वर्क अनसर्टिफाइड कहां लिखा है, क्रेडिट में। तो क्या एंट्री हो गई, वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। वर्क सर्टिफाइड के लिए क्या एंट्री हो गई, वर्क सर्टिफाइड के लिए क्या एंट्री बन गई, वर्क इन प्रोग्रेस टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। वर्क सर्टिफाइड की जगह वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं, और ये सेलिंग प्राइस है, इसलिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। अनसर्टिफाइड के लिए भी सेम एंट्री है, बट वो क्या रहेगा, कॉस्ट। ठीक है। और हमारी बैलेंस शीट में कैसे दिखाई देगा, बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे, वर्क अनसर्टिफाइड भी दिखाएंगे, वर्क सर्टिफाइड भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ जो पैसा मिला है वो भी दिखाएंगे। तो अभी ये तो केवल वर्क सर्टिफाइड के लिए बता रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा असेट में, बैलेंस शीट के असेट में, और इसमें से जो पैसा मिला है कॉन्ट्रैक्टी से वो माइनस करके शो करते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड बता दिया मैंने आपको क्या होता है, जनरल एंट्री मैंने बता दिया आपको क्या होता है। डब्ल्यूआईपी रिजर्व, रिजर्व में कुछ प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, मैंने बताया था ना अभी आपको, ये रहा कि हम जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, इसका नाम क्या है, डब्ल्यूआईपी रिजर्व। अभी इस रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे, या तो क्वेश्चन बताया हमें, जितना क्वेश्चन कहेगा उतना ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन का जितना प्रॉफिट हुआ उसका 80% ट्रांसफर करना है, कर देंगे। क्वेश्चन कहेगा सारा डब्ल्यूआईपी रिजर्व में ट्रांसफर करना है, कर, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो क्या करेंगे, वो भी हम समझने वाले हैं। तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट इस टाइप से होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, ये आप नोट कर लीजिएगा, उसमें वर्क सर्टिफाइड भी आएगा, वर्क अनसर्टिफाइड भी आएगा, जो कैश मिला कॉन्ट्रैक्टी से वो माइनस हो जाएगा, और जो डब्ल्यूआईपी रिजर्व बनाया वो माइनस हो जाएगा। तो ये आपको बैलेंस शीट में ऐसे नोट करना है, दिखाना है। हमें क्वेश्चंस में बैलेंस शीट बनाने को भी आएगी, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके अलावा हमें पता ही है जो प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न हुई है स्टोर में, वो भी बैलेंस शीट में आएगी, जो साइट पर है वो भी आएगी, मटेरियल भी ऐसे ही है वो भी आएगा। हमारी कोई एसेट है वो बाकी बची हुई सब एसेट आ जाएंगी, लॉस हो गया तो वो आ जाएगा। कैपिटल लाइबिलिटी यहाँ पर आती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पीएनएल आते हैं। अब पीएनएल अगर जो हमने पीएनएल प्रॉफिट निकाला है, इसमें से कई बार ऐसा होता है माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स नॉट सेंड टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने कोई ऐसी एसेट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं भेजी है लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही, तो वही सब लेस हो जाएगा। ऐसे ही एक्सपेंसेस नॉट चार्ज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई ऐसे खर्चे हैं जो हमने कॉन्ट्रैक्ट से चार्ज नहीं करे लेकिन खर्चे तो है ही, उनको भी हम पीएनएल से लेस करके बाकी फाइनल पीएनएल हम फिर बैलेंस शीट में लिख देंगे। कई बार हमें पीएनएल का एक्सट्रैक्ट, वही जो मैंने अभी अभी यहाँ बताया ना, ये पीएनएल अलग से बनाकर दिया हुआ है कि हमारा पीएनएल कैसे होगा अगर हमें बनाना है। जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आया है वो आ गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में लिखा था ना टू पीएनएल, तो प्रॉफिट यहाँ आ गया। अब जो खर्चे हमने वहां नहीं लिखे हैं वो सब यहाँ लिख देंगे। ये लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, एबनॉर्मल लॉस ऑफ प्लांट,
और एक्सपेंसेस नोट चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, डेप्रिसिएशन नोट चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, वो सब यहाँ पर आ जाएगा और पीएनएल का फाइनल बैलेंस बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो या तो पीएनएल अलग से बनाओ, अगर ज्यादा आइटम है तो अलग से बना लो, एक आधा आइटम है तो अलग से पीएनएल बनाने की बजाय बैलेंस शीट में ही ऐसे लेस करके दिखा देते। 3 4 5 आइटम है तो अलग से पीएनएल बना लो, एक आधा आइटम है तो क्या ही पीएनएल बनाएंगे अलग। तो अब हमारे को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो उसमें अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में डालते हैं, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो पूरा लॉस पीएनएल में ट्रांसफर कर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लॉस होगा, पूरा लॉस कहां ट्रांसफर करोगे? उसमें से कुछ रिजर्व नहीं बनाओगे, लॉस में से क्या रिजर्व बनाओगे? तो अगर लॉस हुआ है तो सारा का सारा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल में। मैं आपको बता रहा था कि अगर अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि भैया इतना रिजर्व में डालो, मान लिया लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अगर लॉस है तो पूरा पीएनएल में जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो पूरा पीएनएल में नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? एज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, मान लिया क्वेश्चन कह रहा है जो बात वो काम कर ले। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? कीप इन रिजर्व हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड। तो जितना प्रॉफिट रिसीव्ड हुआ है उसका आधा रिजर्व में रखना है। अब क्या होगा? मान लेते हैं हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, ठीक है, मान लिया हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया और मान लिया हमें प्रॉफिट हुआ, नोशनल प्रॉफिट 27,000 मान लिया, तो इसको हम कैरी डाउन कर दें। यहां क्या आ जाएगा? बाय प्रॉफिट 7,000। अब हम यहां से WIP रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, इतना? हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड। हाफ प्रॉफिट तो ये रहा 27,000 इंटू 1/2, लेकिन रिसीव्ड का क्या मतलब है? रिसीव्ड का मतलब ये है कि हमें जो कैश मिला है वो 80% ही मिला है, वर्क सर्टिफाइड, मतलब हमें कैश 80% मिला है और कॉस्ट का भी 80%, प्रॉफिट का भी 80%, तो हमें 80% मिला है, तो हम यहाँ 80% कर देंगे। रिसीव्ड प्रॉफिट रिसीव्ड 80%, तो हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड ये हो जाएगा। तो कितना आ गया ये? तो 10,800 रुपए हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? WIP रिजर्व में। बचा कितना? वो हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, 16,200। देखो यही आंसर है, मैंने एक्चुअल में जो प्रॉफिट निकल के आ रहा था वही बताया। तो ऐसे करना है, हो जाएगा सिंपल तरीके से, एज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हमें। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में हमें नहीं बताया कि क्या करना है, तो हमें अपनी तरफ से कुछ करना है। तो वो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना कंप्लीट हुआ है। तो ये है पूरा का पूरा जो आपको नोट करना है, और ये पहले समझ लीजिए फिर नोट करिए, पहले समझ लीजिए फिर नोट करिएगा। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करना है? अगर लॉस है तो 100% लॉस को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। अगर प्रॉफिट है तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर दो, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं कहता है तो हमें देखना है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए एएस अकाउंटिंग में AS7 कहता है कॉस्ट अप टू डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो कॉस्ट बेसिस पर है। ये कहता है वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, तो कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है ये हमें पता चल जाएगा। अगर हमारा काम 25% से कम हुआ है तो
25% से कम अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, इतना कम काम है कि हमें पीएनएल में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना। हम 100% नोशनल प्रॉफिट को डब्ल्यूआईपी रिजर्व में डाल। अगर 25% या उससे ज्यादा कम हुआ है लेकिन 50% से कम हुआ है तो हम 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड को डब्ल्यूआईपी रिजर्व में पीएनएल में डालेंगे, बाकी का डब्ल्यूआईपी रिजर्व। पीएनएल में कितना डालेंगे? 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड। तो रिसीव्ड या तो परसेंटेज में दे रखा हो, नहीं तो कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड से परसेंटेज निकल जाए, बाकी का डब्ल्यूआईपी रिजर्व। और अगर 50% या उससे ज्यादा काम हुआ है तो 2/3 और नोशनल प्रॉफिट रिसीव्ड। और एक अलग पार्ट है इस चैप्टर का, कॉन्टेंट नियरली कंप्लीशन। 80, 90, 95% काम हो गया तो उसके लिए अलग से हम पढ़े। हमारा आधे से ज्यादा चैप्टर इन्हीं बात पर डिपेंड है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पता लगाना है कितना काम हो गया और इतना प्रॉफिट पीएनएल में, इतना डब्ल्यूआईपी। इसे नोट कर लीजिए।